students, coming to the part 2 of basic working laws of the topic of the subject physics, electromagnetic induction, which is in 12th science. ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक बेसिक एसेंस, एक बेसिक थीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मैंने समझाया था. अभी सेकंड पार्ट को समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसके साथ कनेक्टिंग लिंक ये है. तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली इनफैक्ट पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा. तो फैराडेज लॉ के बारे में समझते हैं, जहां पे वर्किंग लॉज में पहला वर्किंग लॉ है फैराडेज सेकंड लॉ. यहां पे लिखा हुआ है E is equal to d phi by dt which is equals to the rate of change in magnetic flux induces an EMF in the conductor. यहां पे लिखा हुआ है जितने टाइम पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना फास्ट रेट पे EMF इंड्यूस होगा उस कॉइल में या फिर उस मेटालिक कंडक्टर में. यहां पे EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज मेजर्ड इन वोल्ट, ये इसका यूनिट है. इट मींस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड उस मेटल के अंदर घुसता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तैयार होता है जो उस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होता है एंड मेकिंग इट टू मूव. तो वो इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा. तो बाहर से आया मैग्नेटिक फील्ड वो मेटल के अंदर घुसेगा और वहां पे वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराना स्टार्ट करेगा. ये है बेसिकली लेंजेस लॉ. पर EMF का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा कि जितना कम से कम टाइम में जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा EMF डेवलप होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स phi is equal to the product of the magnitude of magnetic field into area of the coil into cos theta. ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत जगह पे बहुत न्यूमेरिकल्स में ये पूछा जाता है. अगर आप JEE या फिर नीट के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. तो phi is equals to B into A into cos theta. So B का मतलब है the magnitude of magnetic field in Tesla. Tesla is the unit for magnitude of magnetic field. A is the area of the coil or the conductor you are using in square meters. ऐसा यूनिट्स है दोनों ही. एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड एंड द एरिया. तो फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसके सामने कंडक्टर किस एंगल पे है, तो वो एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गया एक बेसिक वर्किंग लॉ. मैंने वर्किंग एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है क्योंकि वो और इन डेप्थ चला जाएगा. फिलहाल आपको खाली लॉ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जो दूसरा लॉ है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवन फैराडे सेकंड लॉ से भी. तो ये है लेंजेस लॉ. लेंजेस लॉ एंड फैराडेज लॉ में अगर आप चेक करेंगे फॉर्मूला में इधर खाली लिखा हुआ है d phi by dt बट इधर लिखा हुआ है माइनस d phi by dt. सेम E is equals to minus d phi by dt. It means the rate of change of incoming magnetic flux. ये d phi by dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकमिंग, मतलब बाहर से आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है या फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है फास्ट रेट पे टुवर्ड्स द कंडक्टर, इंड्यूसेस एन EMF. तो उस कंडक्टर में EMF जनरेट करेगा. अब जैसे EMF जनरेट होता है यही EMF ऑपोज करेगा द इनकमिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर ऑपोज नहीं करेगा तो बाहर से आने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूअसली इसके अंदर घुसता चला जाएगा और तो और आप इमेजिन करो कि इनडेफिनेटली फिर वो EMF का वैल्यू बढ़ाता चला जाएगा. तो क्या ये पॉसिबल है नेचर में? प्रकृति के हिसाब से सोचना, क्या ये प्रकृति के हिसाब से पॉसिबल है? क्योंकि जितना फ्लक्स आएगा फ्लक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ेगा उसके बाद वो रुक जाएगा. यही सही प्रकृति है. तो एक्चुअली ये लेंजेस लॉ हमें बता रहा है कि बाहर से आने वाला जो इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिस रेट से वो चेंज हो रहा है वो एक EMF डेवलप कर रहा है, पर वही EMF एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ करके वो अब आने वाला इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड को वो रोकने की कोशिश कर रहा है. अब नेगेटिव साइन यहां पे है इसलिए क्योंकि वो ऑपोजिशन तैयार कर रहा है. तो ये जो EMF है ये EMF नेगेटिव है बिकॉज वो बैक EMF के बारे में बात कर रहा है, मतलब ऑपोजिंग EMF के बारे में. यहां पे एक पॉइंट है दैट द लेंजेस लॉ आल्सो मेंशंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब इतना ही है, बहुत सरल सा मतलब है कि जब भी कोई एक प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर ही डिस्कस करते हैं. तो यहां पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी आप मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो होता ही है. सो देयरफॉर ऑलवेज मैग्नेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी गोज हैंड इन हैंड व्हिच कम्स अंडर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज मेंशन्ड बाय लेंजेस लॉ. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. दोनों वर्किंग लॉज है, बहुत क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.